वेलकम टू ईएल एकेडमी। माय नेम इज मनोज राणा। आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्रिंग्स के बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। ये जो स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, अगर हम इनको एक एक करके देखें तो मैंने यहाँ पर सारे के सारे नाम जो हैं वो लिख दिए हैं, लेकिन मैं जब तक कैपिटलाइज से जेड फिल तक पहुँचूंगा तब तक आपकी आधी एनर्जी तो जा चुकी होगी। मतलब आप पहले से स्लीपी फील करना शुरू कर देंगे। और एक एक करके अगर मैं आपको सीधा सीधा समझाना शुरू करूँ यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो हो सकता है आपको समझ में आए भी ना। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ईज़ी करने के लिए कुछ ग्रुपिंग कर दी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हाँ, मैं कोई बेस्ट टीचर हूँ और मैंने जो ग्रुपिंग करी है वो बेस्ट है। लेकिन हाँ, फिर भी अगर मान लो हम ग्रुप के हिसाब से बिल्ट इन फंक्शंस को समझे तो थोड़ा सा ईज़ी हो जाता है। क्योंकि इनके अंदर जो है वो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये जितने भी आपके फंक्शंस मैंने एक ग्रुप में रखे हैं, ये काफ़ी सिमिलर फंक्शंस हैं। तो ऐसे में आपको 7 ग्रुप लगेंगे कि आपने करने हैं, और अगर मैं यहाँ पर करवाऊँगा तो आपको बहुत सारे ऐसे लगेगा जैसे बिल्ट इन फंक्शंस करने हैं। तो करेंगे तो हम एक-एक करके ही, लेकिन ग्रुप बाय ग्रुप करेंगे, बजाय इसके कि हम वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलें। तो अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और देखते हैं कि ये बिल्ट इन फंक्शन हमारे को क्या-क्या आउटपुट देने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर मैंने जो फंक्शंस लिए हैं, ये फंक्शंस क्या करते हैं, ये आपके जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स के साथ में छेड़खानी करेंगे। कैसे? ये या तो स्मॉल लेटर को वहाँ पर कैपिटलाइज कर देंगे, या आपका जो कैपिटल है उसको स्मॉल कर देंगे। टाइटल केस जो है, जैसे आपने देखा होगा कि टाइटल में क्या होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है किसी भी वर्ड का वो सबसे बड़ा होता है। तो ऐसे ऐसे काम करेंगे। तो मैं एक एक करके आपको यहाँ पर बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने पहले से ही 4 स्ट्रिंग ली हुई हैं, ताकि मैं अलग अलग एग्जाम्पल जो हैं वो आपको दिखा सकूँ किस तरह से काम कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो हम यहाँ पर एक एस स्ट्रिंग लेते हैं, और एस स्ट्रिंग जो है वो मैं कहता हूँ कि S1 और यहाँ पर कैपिटलाइज, इसको हम ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस दे देते हैं। प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पर S। तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटलाइज क्या करता है, जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं, मतलब पूरा सेंटेंस जो भी आपने स्ट्रिंग दी है टोटल, उस स्ट्रिंग के अंदर आपका सिर्फ जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको वो कैपिटल करेगा, बाकी सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं वो स्मॉल कर देगा। सेव करके रन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ई है ये कैपिटल हो गया ईएल अकेडमी का, ये एल जो है स्मॉल हो गया, और ये भी हमारा स्मॉल हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपको यहीं पर करके दिखा देता हूँ। S3, मुझे टाइम नहीं लगेगा और आपको भी टाइम नहीं लगेगा ये समझने में कि क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हेलो वर्ल्ड जो है उसमें हेलो जो है वो छोटा था, और वर्ल्ड जो है वो पूरा का पूरा मेरा कैपिटल लेटर्स में था। लेकिन जो आउटपुट है उसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ एच जो है वो कैपिटल में है, बाकी सब कुछ जो है वो स्मॉल हो गया है। तो कैपिटलाइज क्या काम करता है, कैपिटलाइज आप जो भी स्ट्रिंग देंगे उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल कर देगा, बाकी सारे के सारे जो हैं वो उसको वहाँ पर स्मॉल कर देगा। इसके बाद हम आ जाते हैं केस फोल्ड पे। केस फोल्ड क्या करता है, केस फोल्ड सारे के सारे लोअर केसेस में ले आएगा। अगर मान लो हमने ये S3 लिया है और S3 के अंदर हम सेव करके रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेकंड यहाँ पर वर्ड था वो वाला वर्ड पूरा का पूरा यहाँ पर स्मॉल में आ गया। अगर मान लो हम किसी भी, मान लो हम S2 में ले लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन क्या है, हर एक कैपिटल को वो स्मॉल करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक कैपिटल लेटर को वो स्मॉल लेटर बना देगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर जो है वो केस फोल्ड की जगह आपको लोअर लेकर दिखाऊं, तो लोअर भी आप देखेंगे कि बिल्कुल सेम वैसे ही काम कर रहा है जैसे वहाँ पर केस फोल्ड कर रहा है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क जो है वो आप में से ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कभी हमारे को इसकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ऐसा है कि जो एस की होती हैं, एस की ASCII, अलग अलग लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं उसको। जो एस की हैं वहाँ पर, मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो उस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो हैं एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, उनके लिए आप लोअर से काम करेंगे तो वो ओके है। जो केस फोल्ड है, केस फोल्ड थोड़ा सा अग्रेसिव वर्जन है। वो अग्रेसिव वर्जन है तो इसका मतलब हो गया कि वो जो है, अगर मान लो हम उसको ASCII दे दें, हम उसको यूनिकोड दे दें, हम किसी भी तरह की कोई भी लैंग्वेज दे दें, वो वहाँ पर कहीं पर इंक्लूडेड है या नहीं है वो नहीं देखेगा, वो उसको स्मॉल लेटर के अंदर लेकर आ जाएगा। कई ऐसी लैंग्वेज होती हैं जिनके बारे में अभी मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। जैसे जर्मन वगैरह है, तो उसमें कई हमारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो वहाँ पर ASCII में नहीं आते। तो वो जो ASCII में नहीं आते उसको यहाँ पर लोअर जो है वो स्मॉल में नहीं ला सकता। लेकिन उन लैंग्वेजेस में जनरली हमारे को कभी काम करना नहीं पड़ता। जब भी हम वहाँ पर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो हम इंग्लिश में रहेंगे, और इंग्लिश में हमारे लिए लोअर ओके रहता है। एनीवे, आपको दोनों का पता होना चाहिए। तो केस फोल्ड और लोअर मैंने आपको बता दिया है। स्वैप केस जो है वो स्वैपिंग करता है। सिंपल स्वैपिंग क्या होती है वो आप जानते ही हैं कि प्लेस को बदलना। तो लोअर को कैपिटल, कैपिटल को लोअर कर देगा। अगर मान लो यहाँ पर मैं आपको स्वैप केस करके दिखाऊं, तो आप केस और S2 आप देख ही सकते हैं। S2 में हमारे पास क्या क्या कैपिटल है, क्या क्या स्मॉल है, आपके सामने ही है।
तो यहाँ पर अब उल्टा हो जाएगा, जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा और जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं हेलो वर्ल्ड किस तरह से आ गया, और मुझे नहीं लग रहा इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी इसमें। टाइटल, टाइटल क्या करता है, हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल रखता है, बाकी सब जो है वो उसको स्मॉल कर देता है। मान लो अब यहाँ पर मैं इसको टाइटल करता हूँ, ये ऑलरेडी क्योंकि टाइटल में है तो इसको ऐसा करते हैं, स्ट्रिंग को बदल देते हैं, मान लो 3 जो है वो ले लेता हूँ और यहाँ पर सेव करके रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड जो है उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट वर्ड है हेलो, उसके अंदर भी फर्स्ट कैरेक्टर एच कैपिटल हो गया, और जो वर्ल्ड है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास डब्ल्यू जो है वो कैपिटल हो गया। अब जो हमारे पास, अगर आप एग्जाम्पल एक और लेना चाहें तो कोई टाइम नहीं लगेगा, वो भी आप देख सकते हैं। मान लो EL अकेडमी है तो उसमें हमने देखा कि ई कैपिटल हो गया, एल स्मॉल हो गया, और अकेडमी जो है वो पहले से टाइटल में था तो उसको वहाँ पर उसने टच नहीं किया। तो ये हो गया टाइटल। अपर जो है वो अपने नाम से ही बता रहा है कि वो क्या करेगा, ये सारे के सारे जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनको वो अपर में लेकर चला जाता है। मतलब वहाँ पर अपर केस का मतलब हो गया कैपिटल लेटर्स के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो S1 को अगर हम करते हैं तो EL अकेडमी आप देख ही सकते हैं पूरा कैपिटल में हो गया। कोई सा भी हम यहाँ पर दे दें, मान लो हमने S4 दिया, आप देख सकते हैं कि ये पाइथन वर्जन पूरा का पूरा कैपिटल में हो गया। नंबर्स जो हैं ऑब्वियस है उसको वो टच नहीं करेगा, क्योंकि नंबर्स जो हैं उनको वो कैपिटल और स्मॉल कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऐसे में अगर मान लो हम कोई सा भी बिल्ट इन फंक्शन ऐसा यूज़ करें जो कैरेक्टर्स को लोअर या अपर केस में लेकर आता है और वहाँ पर नंबर्स होंगे तो वो नंबर्स को टच नहीं करते। तो ये तो थे हमारे पास जो मैंने फर्स्ट ग्रुप के अंदर आपको बिल्ट इन फंक्शन यहाँ पर समझाए हैं। अब हम बात करते हैं जरा सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप के लिए मुझे आपको लेकर जाना पड़ेगा वर्ड में। वर्ड में मैं आपको इसलिए लाया हूँ क्योंकि अभी हम पाइथन में किसी कंसोल पे काम नहीं कर रहे हैं, मतलब हम कोई एक वेब ऐप जो है वो डेवलप नहीं कर रहे हैं, हम कोई गेम वहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो जब तक कि हम किसी कंसोल पे काम नहीं करेंगे तो आपको ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि वहाँ पर एल जस्ट, आर जस्ट और जो सेंटर है वो किस तरह से काम करता है। अब जैसे कि ये वर्ड है तो वर्ड के अंदर ये एक हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है। टेक्स्ट फील्ड जो है वो हमारे पास जो भी हम पेज के अंदर डिफाइन करते हैं वहाँ से, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लेफ्ट यहाँ पर है और इसका राइट जो है वो रफली यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक हमारी एक टेक्स्ट फील्ड बनी हुई है जिसके अंदर हमने सिर्फ इतना सा टेक्स्ट जो है वो लिखा है। जब हम ये लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर जो है वो एल जस्ट होते हैं, यानी उनका जो लेफ्ट होता है वो हमेशा जो टेक्स्ट फील्ड है उसके लेफ्ट के साथ में अलाइन होता है। अब मैं आपको यहाँ पर सेंटर करके दिखाता हूँ। ये अब हमने वहाँ पर जैसे हमारी पाइथन के अंदर सेंटर कमांड है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमने वहाँ सेंटर कर दिया इसको। इसमें क्या होता है, आपकी स्ट्रिंग का सेंटर, आपकी टेक्स्ट फील्ड का सेंटर, आप पेज मान लीजिए अभी के लिए, क्योंकि जो मेरा पेज है वो जो भी लेफ्ट से यहाँ पर इंडेंट है और जो भी मैंने राइट के अंदर वहाँ पर दिया हुआ है वो बराबर है। तो आप ये मान लीजिए कि पेज का सेंटर और मेरी स्ट्रिंग का सेंटर अब सेम रहेगा। और अगर मैं इसे एडजस्ट कर दूं तो अब आप देखेंगे कि जो भी मेरी टेक्स्ट फील्ड थी उसका जो राइट एंड है, जो मेरी स्ट्रिंग का राइट एंड है उसके साथ वो ओवरलैप हो जाएगा। यानी दोनों के जो राइट एंड है उनका अगर मान लो ओवरलैपिंग होती है या दोनों के राइट एंड जो है उनको अगर हम मैच करते हैं तो वो होता है आर जस्ट। सेंटर में जो हमारी स्ट्रिंग का सेंटर है वो टेक्स्ट फील्ड का सेंटर हो जाता है, और जो हमारा एल जस्ट है उसके अंदर जो हमारा लेफ्ट एंड है स्ट्रिंग का वो जो हमारी टेक्स्ट फील्ड का लेफ्ट हैंड है उसके ऊपर आ जाता है। तो ये तीनों जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है वो इस तरह से काम करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब हम आ गए हैं हमारे थर्ड ग्रुप पे। थर्ड ग्रुप पे जो जनरली सबसे ज़्यादा यूज होने वाले बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो मैंने लिए हैं। अब जैसा कि आप देख ही सकते हैं सबसे पहला इसके अंदर फंक्शन जो है वो है काउंट। अब यहाँ पर अगर मान लो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ x और इस वेरिएबल के अंदर मैं कहता हूँ s1 डॉट काउंट, और काउंट के बीच में मैं कोई भी एक कैरेक्टर दे देता हूँ, जैसे कि मैंने x दे दिया। तो ये क्या करता है काउंट फंक्शन, ये यहाँ पर जो ओपन पैरेंथेसिस जो क्लोज पैरेंथेसिस है इसके बीच में वो कैरेक्टर देखेगा और उस कैरेक्टर को फिर वो स्ट्रिंग में काउंट करेगा कि वो कितनी बार है। अब ऑब्वियस है अगर मान लो हम S1 में देखें जो हमारी EL अकेडमी है यहाँ पर, इसमें अगर हम x को काउंट करें तो x है ही नहीं, तो ऑब्वियस है काउंट में जो है वो 0 आएगा और यही इसकी रिटर्न वैल्यू होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने x के अंदर 0 जो है वो असाइन कर दिया। तो अब यहाँ पर अगर मान लो मैं प्रिंट करता हूँ, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो x है और ये जो x है इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये x एक वेरिएबल है और ये x एक कैरेक्टर है जो कि हम यहाँ पर काउंट करवा रहे हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर मैं x जो प्रिंट करवा रहा हूँ वो ये है, ना कि ये।
तो ये जब यहाँ पर काउंट करके 0 आएगा, वो 0 जो है वो इस x की वैल्यू में असाइन हो जाएगा, और जब मैं प्रिंट में आउटपुट लूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 0 आ गया। अगर मान लो मैंने कैरेक्टर कोई ऐसा लिया होता जो इसके अंदर है, जैसे कि हम मान लो यहाँ पर ले लेते हैं ई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 बार है EL अकेडमी में, तो ई अगर 2 बार है तो ये काउंट करके हमारे को 2 दे देगा, और आप देख सकते हैं आउटपुट में हमारे पास 2 आ गया। तो इस तरह से ये काउंट फंक्शन जो है वो काम करता है। अब हम बात करते हैं फाइंड की। मान लो हम यहाँ पर फाइंड फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं, तो फाइंड में क्या करेगा, ये जो भी कैरेक्टर हम इसको देंगे ये उस कैरेक्टर को सर्च करेगा, सर्च करने के बाद जो भी उसका इंडेक्स होगा वो बताएगा, लेकिन हमेशा फर्स्ट अक्रेंस लेफ्ट टू राइट जो है वो हमारे को देगा। अगर वो वहाँ पर मल्टीपल अक्रेंस हैं तो ऐसे में सेकंड अक्रेंस जो है वो कहाँ पर है वो नहीं बताएगा हमारे को। तो अगर मान लो हम ई की बात करते हैं तो ई अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट लेटर ई है, यानी इंडेक्स 0 पे। अगर हम यहाँ पर जो है इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 0 आ गया। अगर मान लो मैं यहाँ पर राइट साइड से इसको देखना चाहूँ कि ये ई कहाँ पर है, तो मुझे फाइंड की जगह आर फाइंड जो है वो मेथड यूज़ करना पड़ता है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर सेव करके रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास आया है 7। ये 7 कैसे आया है? अगर हम यहाँ से काउंट करें तो ये हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो ई है ये हमारे 7th इंडेक्स पे है, और इसीलिए हमारे पास आउटपुट में यहाँ पर 7 आया है। तो ये है फाइंड और आर फाइंड। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मान लो हम यहाँ पर कोई एक ऐसा कैरेक्टर लेते हैं जो कि हमारी स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, और फिर हम यहाँ पर रन करवाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आता है -1। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर मैं फाइंड या आर फाइंड की जगह मैं इंडेक्स यूज़ करता और अब मैं यही चीज़ करता, तो आप देख सकते हैं कि सेम इस चीज़ में हमारे पास एरर आ जाता है। इस डिफरेंस के अलावा इंडेक्स बिल्ट इन फंक्शन और जो हमारा फाइंड बिल्ट इन फंक्शन है इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। फाइंड जो है वो ज़्यादा बेटर इसलिए माना जाता है क्योंकि ये हमारे को एरर नहीं देता। मतलब अगर हम कोई एक प्रोग्राम रन करवा रहे हैं तो उसके बीच में ब्रेकिंग नहीं आएगी, जस्ट बिकॉज कि हाँ उसको वहाँ पर कोई एक इंडेक्स मिल नहीं रहा है, वो वहाँ पर -1 देकर उसको आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमने वहाँ पर इंडेक्स बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया है तो ऐसे में वो एरर देगा और जो भी हमारा प्रोग्राम है वो ब्रेक कर जाएगा। इसके अलावा इंडेक्स फंक्शन में आपको बताने के लिए और कुछ भी नहीं है। इंडेक्स फंक्शन में अगर मान लो हम कोई भी यहाँ पर एक लेटर लेते हैं, वही सेम अगर मान लो हम ई लेते हैं, तो ये यहाँ पर लेफ्ट टू राइट इसको देखेगा कि कहाँ पर है, उसका इंडेक्स हमारे को दे देगा। जैसा कि पहले हमारे को 0 मिला था, ये हमारे को 0 मिल जाएगा। अगर हम राइट से वहाँ पर फाइंड करवाना चाहते हैं तो हम आर इंडेक्स करेंगे, और जैसे हमारे को 7 पहले मिला था वैसे ही 7 इस बार मिल जाएगा। तो ये आप आउटपुट में देख सकते हैं। तो हमारे पास फाइंड, आर फाइंड, इंडेक्स, आर इंडेक्स जो है ये चारों बिल्ट इन फंक्शन जो है वो एक ही बार में हमारे को समझ में आ सकते हैं, कोई इनके अंदर खास डिफरेंस नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिप्लेस की। फॉर्मेट और फॉर्मेट मैप जो है वो थोड़े से डिटेल वाले हैं। तो रिप्लेस जो है क्योंकि वो एक सिंपल फंक्शन है तो इसको पहले मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ पर मान लो मैं करता हूँ रिप्लेस, और यहाँ पर जो स्मॉल ई है, स्मॉल ई की जगह मैं यहाँ पर कैपिटल एक्स जो है उससे इसको रिप्लेस करवाना चाहता हूँ। कैसे करवाऊँगा? सबसे पहले मुझे वो कैरेक्टर बताना पड़ेगा जो कैरेक्टर मैं वहाँ पर रिप्लेस करवाना चाहता हूँ। उसके बाद मुझे बताना पड़ेगा कि कौन से कैरेक्टर से मैं उसको रिप्लेस करवाना चाहता हूँ, कॉमा के बाद। तो अब अगर मान लो मैं इस तरह से ये कमांड देता हूँ और उसके बाद मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर मेरे पास यहाँ स्मॉल ई था वहाँ पर कैपिटल एक्स आ गया। और ये जो है वो सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए नहीं, बल्कि वहाँ पर अगर मान लो हम एक सब स्ट्रिंग ले लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर ई एल ले लेता और उसको मैं एक्स से रिप्लेस करवाता तो भी ये रिप्लेस फंक्शन मेरा काम करता। अब अगर मान लो मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर उसको वो ई एल मिला उसने वहाँ पर उसको एक्स के साथ में रिप्लेस कर दिया। लेकिन अब जहाँ पर ई अकेला मिलेगा वहाँ पर वो इस फंक्शन को टच नहीं करेगा। तो कोई भी एक कैरेक्टर या कोई भी एक वहाँ पर सब स्ट्रिंग जो है उसको चेंज किया जा सकता है किसी भी एक दूसरी सब स्ट्रिंग से रिप्लेस बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करके। लेकिन एक चीज़ का मैं आपको ध्यान दिला दूँ, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि जब हम रिप्लेस फंक्शन यूज़ करते हैं तो ये तो म्यूटेबिलिटी का एग्जाम्पल हो गया। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मान लो हम यहाँ पर S1 की बात करते हैं तो S1 एक अलग स्ट्रिंग है, और यहाँ पर जब हम X की बात करेंगे तो X जो है वो एक अलग स्ट्रिंग है। वो बात अलग है कि S1 के कैरेक्टर्स जो हैं वो एक एक करके वहाँ से निकाले जाते हैं और X के अंदर फिल किए जाते हैं, बस जो भी हमारे पास एक ओल्ड कैरेक्टर होता है उसको न्यू कैरेक्टर से चेंज करके। लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे
S1 जो है वो यहाँ पर किसी भी तरह से हमने एडिट नहीं किया है, S1 की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो वही है, तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल ही होती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेट की। ऐसा होता है कि अगर मान लो, इसके लिए एग्जांपल गेम का ले लेता हूँ। जब हम गेम खेलना शुरू करते हैं तो क्या हमें पता होता है कि हम कितने स्कोर के बाद वहाँ पर गेम ख़त्म होने वाली है हमारी? गेम ओवर जो है वो किसी भी एक प्लेयर का हम पहले से तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना। कोई भी प्लेयर खेल रहा है तो खेलने के बाद ही पता चलेगा कि उसका स्कोर क्या होगा, वहाँ पर कोई भी चीज़ जो भी हमने आउटपुट में देनी है वो क्या होगी। तो ऐसे में हमें वेरिएबल यूज़ करने होते हैं। तो हमेशा जो हमारी प्रिंट कमांड्स होती हैं वो वहाँ पर कॉन्स्टेंट्स नहीं ले सकती। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं स्ट्रिंग जो है वो यूज़ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया स्कोर। तो मैं स्कोर जो है वो अगर स्क्रीन पे देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर स्कोर लिख देता हूँ। लेकिन अब इसके बाद मैं क्या लिखूँ? इसके बाद क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि स्कोर क्या आएगा, तो मुझे यहाँ पर कोई ना कोई वेरिएबल देना पड़ेगा। और ये जो फॉर्मेट हमारी कमांड होती है ये वहाँ पर हमारी हेल्प करती है। इसमें हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। और जब हम यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर इस तरह से कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं तो ऐसे में जब हम यहाँ फॉर्मेट कमांड देंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम यहाँ पर कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल यूज़ करता हूँ x, जो कि गेम के अंदर अपने आप अपडेट हो रहा है। हर एक फ्रेम में x की वैल्यू जो भी है वो घट बढ़ रही है, जिस हिसाब से स्कोर वहाँ पर घट बढ़ रहा है। तो ये हमने एक x वेरिएबल ले लिया गेम से। अब x की कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे वैल्यू जो है वो है मान लो 100, और यहाँ पर हमारी गेम ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारी जो यहाँ पर ये कमांड है ये वाली कमांड अपने आप काम करेगी। अब मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्कोर जो है वो 100 अपने आप आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो हमने ये कर्ली ब्रेसेस दी थी, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है हमारे पास जो भी x की वैल्यू होगी वो अपने आप पुट कर दी जाएगी। और x की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट 100 थी तो यहाँ पर स्कोर और कॉलन के बाद में हमारे पास 100 आ गया। तो इस तरह से फॉर्मेट कमांड जो है वो वेरिएबल्स जो हैं उसको पुट करने में काम करती है, कभी भी स्ट्रिंग के अंदर अगर हम चाहते हैं तो। फॉर्मेट मैप भी थोड़ी सी एडवांस कमांड है, लेकिन काम वो भी ऐसे ही करती है। इसमें क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास मल्टीपल, और इस चीज़ का पहले मैं बता दूं, ऐसा नहीं होता कि हम जो है वो फॉर्मेट से मल्टीपल वहाँ पर वेरिएबल नहीं दे सकते। तो ऐसा कंफ्यूज मत करना कि हाँ फॉर्मेट मैप ही आपको चाहिए वहाँ पर अगर मल्टीपल वेरिएबल चाहिए। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो यहाँ पर हम 2 कर्ली ब्रेसेस लेते और यहाँ पर मैं वेरिएबल जो है वो 2 ले लेता, और इस तरह से मैं यहाँ पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है मान लो 200 दे देता हूँ। तो ये यहाँ पर मल्टीपल भी दे सकता है हमारे को। ये आप देख सकते हैं कि स्कोर में हमारे पास 100 आ गया और 100 के बाद में यहाँ पर 200 आ गया। तो फॉर्मेट बिल्ट इन फंक्शन भी हमारे को मल्टीपल वेरिएबल दे सकता है, लेकिन फॉर्मेट मैप जो है वो ज़्यादा अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें एक डिक्शनरी का यूज़ होता है। अगर आप अभी स्ट्रिंग कर रहे हैं और आपने डिक्शनरी नहीं किया तो हो सकता है आपको ये समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो कि डिक्शनरी किस तरह से काम करती है। लेकिन अगर मान लो आप जो है अभी के लिए सिर्फ पैरेट स्टाइल लर्निंग चाहते हैं और यहाँ पर रट्टाफिकेशन चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ। डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर हमारे को सबसे पहले कोई भी एक की देनी होती है। मान लो मैंने x ले ली, उसके बाद कॉलन देना होता है और उसकी वैल्यू देनी होती है। मैंने यहाँ पर ये 100 ले लिया। इसके बाद कॉमा सेपरेटेड मुझे सेकंड एलिमेंट देना है, उसके लिए मैंने फिर y ले लिया और इसकी वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पर 200 ले ली। अब जो है मान लो मैं यहाँ पर आता हूँ और ऐसा करते हैं, यहाँ पर जो है एक \t भी दे देते हैं ताकि दोनों के बीच में गैप आ जाए। अब यहाँ पर मैंने जो है ये कर्ली ब्रेसेस जो हैं ये ले ली। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर मुझे यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो मेरे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। अब मैं चाहूँ कि मैं पहले वाले में y और दूसरे वाले में x पुट करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर फॉर्मेट की जगह फॉर्मेट मैप जो है वो देना पड़ेगा, और फॉर्मेट मैप के अंदर मुझे डिक्शनरी जो है वो देनी पड़ेगी जिसके अंदर x और y की वैल्यूज़ हैं। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने जहाँ पर y दिया था, y की जगह y की जो वैल्यू है 200 वो आ गई, और जहाँ पर मैंने x दिया था वहाँ पर x की वैल्यू आ गई। तो फॉर्मेट के अंदर मेरे पास ये वाली जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं होती। उसके अंदर क्या होता है कि मुझे एक के बाद एक जो है वो वेरिएबल देने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पहली वाली में दूसरे वाले वेरिएबल की वहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, दूसरे वाले में पहले वाले की, ऐसा नहीं होगा। उसमें रिस्पेक्टिवली वैल्यूज़ जो हैं वो जाती हैं। फॉर्मेट मैप के अंदर क्या है कि हम डिक्शनरी के अंदर पहले से वैल्यूज़ जो हैं वो डिफाइन कर सकते हैं
और फिर उस डिक्शनरी को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो भी वैल्यूज़ हम वहाँ पर देना चाहते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसमें। तो अगर आपने अभी डिक्शनरी नहीं किया हुआ तो आप ये देख लीजिए कि क्या स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है आउटपुट देने के लिए। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन की तरफ। अब जो हमारा फोर्थ ग्रुप है इसके अंदर मैंने सबसे पहले लिया हुआ है एनकोड। एनकोड क्या करता है, सिंपल जैसा नाम उसका बता रहा है कि वो एनकोड करता है। कोई भी एक स्ट्रिंग है, मान लो मैं यहाँ पर x इक्वल्स s1 एनकोड जो है वो कर देता हूँ, तो ये जो है ये उसको अपने आप एनकोड कर लेगी। इसका जो आउटपुट है इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि ये आउटपुट में क्या दे रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि उसने b जो है वो उससे पहले लगा दिया, लेकिन मेन क्या है कि ये जो है ये एनकोडिंग हो गई। मतलब लैंग्वेज जो है, और एनकोडिंग क्या होती है ये मुझे नहीं लग रहा कि आपको समझाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर आप स्ट्रिंग्स तक आ गए हैं तो आपको पता होगा, आपने एस्की पढ़ा होगा, यूनिकोड जो है वो पढ़े होंगे। तो जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी वर्ड्स हैं, वो किसी ना किसी एनकोडिंग के साथ में रिलेटेड होते हैं। तो ये भी एक ऐसा ही मेथड है जो वहाँ पर हमारी स्ट्रिंग को हमारे हिसाब से एनकोड करवा देता है। नॉर्मली जो है ये UTF-8 के अंदर एनकोड किए जाते हैं, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर हम चाहते हैं कि वो यूनिकोड में नहीं एस्की वगैरह में हो, तो हम उसको करवा सकते हैं यहाँ पर एनकोडिंग। अगर अब सीख रहे हैं, जैसे कि एसेंशियल पाइथन की बात करें हम, तो उसमें आपका एनकोडिंग का कोई इतना खास काम नहीं होता। नेक्स्ट जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है वो है एक्सपेंड टैब्स। और एक्सपेंड टैब्स को समझने के लिए आप देख ही सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक अलग से स्ट्रिंग ली है S5, जिसके बीच में मैंने A और B दो कैरेक्टर्स लिए हैं और एक बीच में टैब ले लिया है। \t जो है वो हमारे को टैब दे देता है। अभी के लिए मैंने x इज इक्वल टू S5 लिया है और यहाँ पर मैं आपको x जो है वो आउटपुट में दिखाता हूँ कि क्या आएगा। और आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास एक A आया है, एक B आया है, और A और B के बीच में एक टैब जो है उसका डिस्टेंस है। अब ये जो गैप है, ये गैप पहले से नॉर्मली जो देखा जाए वो हमारे पास 4 स्पेसिस का होता है। अगर हम अलग से वहाँ पर जाएं किसी भी पाइथन में या किसी भी अलग वहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर और उसको अलग से डिफाइन करें तो बात अलग है। जनरली अगर हम देखें तो ये 4 स्पेसिस का होता है। लेकिन अगर मान लो हम चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग के अंदर हम ये वाली चीज़ जो है इसको चेंज करें, मान लो हम एक्सपेंड टैब्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पर 2 जो है वो दे देते हैं, और अब यहाँ पर हम सेव करके रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि स्ट्रिंग मेरी सेम है, लेकिन अब मैंने उस स्ट्रिंग के अंदर क्या किया है कि जो एक्सपेंड टैब्स है उसके अंदर 2 लिखकर यहाँ पर बीच में जो टैब है उसकी जो लेंथ है उसको डिफाइन कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर 2 लिखा है तो उसके कारण क्या हुआ है कि एक गैप आ गया है और दूसरे पे मेरे पास B आएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर इसी तरीके से 4 लिख दूँ और उसके बाद मैं इसको सेव करूँ, रन करूँ, तो आप देखेंगे कि बीच में मेरे पास जो है 3 स्पेसिस आ जाएंगे। ये एक स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, और चौथा स्पेस जो है उसमें मेरे पास वहाँ पर जो भी नेक्स्ट लेटर है वो आएगा, या नेक्स्ट जो भी मेरा वर्ड है वो वहाँ से शुरू होगा। तो इस तरह से एक्सपेंड टैब्स जो है वो काम करता है। अगर मान लो मैं 20 कर देता तो बीच में मेरे पास 19 ब्लैंक स्पेसिस आ जाते और 20th पोजीशन पे मेरे पास सेकंड जो वर्ड या सेकंड जो मेरे पास कैरेक्टर है वो आता। बीच में यहाँ पर जो है वो मेरे पास 19 अलग अलग स्पेसिस आ जाएंगे। तो एक्सपेंड टैब्स इस तरह से काम करता है। अब हम बात करते हैं मेक ट्रांस की, और साथ में ही हम बात करेंगे ट्रांसलेट की। मेक ट्रांस और ट्रांसलेट जो है ये दोनों के दोनों जो हैं इकट्ठे काम में लिए जाते हैं। कैसे लिए जाते हैं, मान लो मैं यहाँ पर एक अलग से स्ट्रिंग लेता हूँ x, और इसके अंदर जो है मैं यहाँ पर मेक ट्रांस जो है वो यूज़ करता हूँ। अब मेक ट्रांस मैं कैसे यूज़ करूँगा, मान लो मैं कहता हूँ कि S1 जो है S1 के अंदर मेक ट्रांस, और मेक ट्रांस के अंदर मैं यहाँ पर जैसे मैंने ई को एक्स से रिप्लेस किया था बिल्कुल वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर मान लो मैं ई ले लेता हूँ और उसको कैपिटल एक्स से रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से लिखूँगा, यानी S1 मेक ट्रांस ई एक्स। लेकिन अभी अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पर कहीं पर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर S1 जो है वो लेता हूँ और सेव करके रन करता हूँ, आप देखेंगे EL Academy आ गया। अगर मैं यहाँ पर x लेता हूँ और उसके बाद सेव करके रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर एक डिक्शनरी आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल मतलब x कहाँ पर लोकेटेड है वो हमारे पास s की कोड आ गए। लेकिन अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि x से रिप्लेस हो जाए, ऐसा कहीं नहीं हुआ। तो मेक ट्रांस करता क्या है, मेक ट्रांस e को x से रिप्लेस तो कर देता है, लेकिन ये जो है जस्ट एक कोडिंग की तरह रह जाता है जब तक कि हम इसको ट्रांसलेट करते नहीं हैं। अब अगर मान लो मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा तो क्या होगा, अगर मान लो मैं यहाँ पर जो है वो बोलता हूँ कि S1 जो है इसको ट्रांसलेट करो। अब ट्रांसलेट जो है वो किस हिसाब से करें हम,
मैं कहता हूँ कि x के हिसाब से करो, तो मैं उसकी पैरेंथेसिस के अंदर x को यहाँ पर इनपुट में दे देता हूँ और अब जो है मैं इसको प्रिंट में लेता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको प्रिंट में लेते हैं और अब जो है दोनों को प्रिंट में ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, सेव करता हूँ, रन करता हूँ और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ऊपर मैंने ये कमांड दी थी उसके कारण जहाँ पर भी ई था वो वहाँ पर कैपिटल एक्स से रिप्लेस हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक बार मेक ट्रांस जो है वो देकर इस डिक्शनरी के हिसाब से जब कभी भी हम इसको ट्रांसलेट करवाते हैं तो हमारे पास जो भी यहाँ पर एस की होता है उस नंबर को इस वाली एस की नंबर से चेंज कर दिया जाता है। तो ये जो है ये एक रिप्लेस फंक्शन जो है उसको अलग ढंग से यूज़ करने का एक दूसरा वे है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि हम ट्रांसलेट क्यों यूज़ करें, लेकिन हाँ इसको कैसे यूज़ करते हैं ये आपको अच्छी तरह से आ जाना चाहिए इस स्टेप पे। तो अब हम बात करते हैं जेड फिल की। अब जेड फिल क्या है? जेड फिल जो है, फिर से मैं आपको गेमिंग में लेके चलता हूँ। गेम्स में आपने देखा होगा कि कई बार जो स्कोर्स लिखे हुए होते हैं उन स्कोर्स के अंदर पहले से ही जीरोस मेंशन होती हैं। मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, एक नई स्ट्रिंग ले लेता हूँ S6 और मैं कहता हूँ कि इस वक्त मेरा स्कोर है यहाँ पर 15 और इसको मैं स्ट्रिंग जो है वो बना देता हूँ। ये मेरे पास 15 जो है ये हमारे पास स्ट्रिंग आ गई। और अब मैं अगर मान लो ये कहूँ कि यहाँ पर S6 जो है वो मैं प्रिंट लूँगा तो आपको पता ही है कि क्या आएगा। ऑब्वियस है, मेरे पास 15 अगर उसकी वैल्यू है तो वो 15 ही आएगी, तो ये 15 आ गई। लेकिन जब मैं आउटपुट देना चाहता हूँ इस स्ट्रिंग का तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है सर्टेन जीरोज़ के साथ में जाए। अगर आपने सिंपल से सिंपल गेम खेली है जैसे कि मारियो खेली हो अगर आपने, तो आपने देखा होगा कि जब कभी भी वहाँ पर गेम के अंदर स्ट्रिंग्स दी जाती हैं तो उसके अंदर प्लेसेस पहले से डिफाइन होते हैं कि हाँ इतने प्लेसेस तक स्कोर जो है उसको बढ़ा सकते हैं। तो जेड फिल जो है ये वो ही काम करता है। इसमें अगर मान लो मैं जेड फिल लेता हूँ और जेड फिल के अंदर मैं पहले से डिफाइन कर देता हूँ कि जेड फिल जो है वो मान लो 10 प्लेसेस तक रहेगा, तो मेरा जो भी नंबर है वो यहाँ पर मेरे नंबर को देखेगा और बाकी जितनी भी इसके अंदर लेफ्ट में उसने जीरो पुट करनी है वो जीरो पुट करेगा। स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 10 रखेगा। अब मैं अगर मान लो यहाँ पर सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 15 आया है लेकिन विद 8 जीरोज़। तो अगर मान लो 8 जीरोज़ जो है यहाँ पर मेरा स्कोर होता यहाँ इस तरह से, तो अब मैंने यहाँ पर 5 जो है वो कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं स्कोर में। अब अगर 5 मैंने कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं तो सेव करके अगर मैं रन करूँगा तो आप देखेंगे 5 जीरोज़ जो हैं वो यहाँ पर अपने आप आएंगी। तो कई बार जहाँ पर हमारे को, ज़्यादातर वैसे ये गेमिंग में ही होता है, जहाँ पर हमारे को जो है वो पहले से प्लेसेस डिफाइन करके देने होते हैं कि हाँ इतने प्लेसेस तक कोई भी स्कोर जो है वो बढ़ सकता है, वहाँ पर हम जेड फिल यूज़ करते हैं। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जेड फिल सिर्फ तब काम में आएगा जब जो भी हम नंबर दे रहे हैं वो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ से ज़्यादा हो। अगर मान लो हम यहाँ पर S1 देते और यहाँ पर जो है मैं सिर्फ 5 देता तो S1 की लेंथ ऑलरेडी 10 है। अब मैं अगर सेव करके रन करूँगा तो EL अकेडमी में कोई भी ज़ीरो जो है वो नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 15 कर दूंगा, अब मैं सेव करके रन करूँगा तो आप देखेंगे कि 10 लेंथ होने के कारण वहाँ पर 5 जीरोज़ जो हैं वो लेफ्ट में अपने आप ऐड हो गई। तो जेड फिल इस तरह से काम करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एंड्स विद और स्टार्ट्स विद है। ये दोनों के दोनों बिल्ट इन फंक्शन जो होते हैं ये बेसिकली हमारे को ट्रू और फॉल्स में आउटपुट देते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पर जो है प्रिंट, क्योंकि मैं आउटपुट चाहता हूँ और मैं यहाँ पर S1 जो है वो लेता हूँ और स्टार्ट्स विद जो है वो देता हूँ इसके अंदर, और स्टार्ट्स विद में मैं कोई भी एक स्ट्रिंग, एक सब स्ट्रिंग या फिर एक कोई कैरेक्टर कुछ भी मैं दे सकता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर सिंपल दिया उसे ई, तो ये ई से शुरू हो रहा है तो मैं सेव करके अगर मैं रन करूँगा तो वो बोलेगा ट्रू। अगर मान लो मैं इसे ई एल दूंगा तब भी ये ट्रू रहेगा। अगर मान लो मैं इसको ई एल के साथ में स्पेस दे दूँ ये तब भी ट्रू देगा। लेकिन अगर मान लो मैं इसको ई एल के स्पेस के साथ में यहाँ पर बी दे देता हूँ, कुछ भी ऐसा जिससे वो शुरू नहीं हो रहा, तो ऐसे में ऑब्वियस है वो मुझे फॉल्स देगा। अगर मान लो ऐसा ही एंड्स विद के अंदर किया जाए तो एंड्स विद में भी ये अगर देखा जाए तो अब जैसे यहाँ वाई पे एंड हो रहा है तो मैं अगर इसको वाई दूंगा तो ये यहाँ पर ट्रू देगा। अगर मान लो मैं इसको एक सब स्ट्रिंग दे देता हूँ एम वाई, तो अगर हम लास्ट के 2 लेटर देखें तो लास्ट के 2 लेटर एम वाई हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ट्रू दे रहा है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई भी ऐसा लेटर दे दूँ जो वहाँ पर नहीं है, तो वो एक कैरेक्टर हो या सब स्ट्रिंग हो वो उसको फॉल्स देगा। तो ये जो है ये जनरली यूज़ किया जाता है जब हमारे पास नंबर ऑफ़ फाइल्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और हम वहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर फाइल जो है वो वहाँ पर चाह रहे हैं। जैसे
एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मुझे थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे जो है वो एक लिस्ट जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, और क्योंकि अभी आप स्ट्रिंग कर रहे हैं तो हो सकता है आपको लिस्ट ना पता हो। तो अभी के लिए आप देखिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। सिंपल मैं यहाँ पर एक एल लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं S1, S2, S3, S4, S5 और S6 जो है वो स्ट्रिंग्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एक एक करके फॉर आई इन एल जाता हूँ, मतलब मैं हर एक स्ट्रिंग को चेक करता हूँ, और यहाँ पर मैं कंडीशन देता हूँ इफ जो भी मेरे पास स्ट्रिंग है एंड्स विद, मान लो मैं यहाँ पर इसको जो है वो एक कैपिटल डी दे देता हूँ, और कैपिटल डी से जो भी यहाँ पर स्ट्रिंग एंड हो रही है उसको मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास बाहर आ जाए। तो मैं यहाँ पर प्रिंट आई करवा देता हूँ। तो सेव करके अगर मैं रन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये सबको चेक कर रहा है वहाँ पर, और चेक करने के बाद उसने मुझे बताया कि यहाँ पर ये जो हेलो वर्ल्ड है ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कैपिटल डी के साथ में एंड कर रही है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था इसका, लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप टेंशन मत लीजिए। अभी आप सिर्फ स्ट्रिंग को समझिए और ये बेसिक चीज़ समझिए कि एंड्स विद और स्टार्ट्स विद जो है वो किस तरह से काम करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है वो ऑब्वियस है, जैसे जैसे आप प्रोग्राम्स बनाएंगे तो आपको क्लियर होते चले जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है बिल्ट इन फंक्शंस का, वो काफ़ी बड़ा ग्रुप है। तो उसमें अगर मैं एक एक करके आपको यहाँ पर अलग अलग आउटपुट लेकर दिखाऊंगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और ऑब्वियस है आप बोर हो जाएंगे इतना ज़्यादा, क्योंकि खतरनाक है नहीं, तो हमारे को इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं कि हम एक एक यहाँ पर चीज़ जो भी है उसको अलग अलग से स्टडी करें। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये करता क्या है। ये सारे के सारे जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है ये ट्रू या फॉल्स में आपको आउटपुट देते हैं। अगर एलनम है तो इसका मतलब ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर या तो इसमें अल्फाबेट होंगे या फिर इसके अंदर नंबर्स होंगे। अल्फा अगर सिर्फ अल्फाबेट्स की सीक्वेंस है तो यहाँ पर ओके रहेगा, अगर उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या नंबर है तो फॉल्स आ जाएगा। अगर सारे के सारे कैरेक्टर्स वहाँ पर एस की जो भी हमारी कोडिंग है उसके हिसाब से हैं तो ट्रू वरना फॉल्स। अगर वो डेसिमल नंबर है तो ट्रू वरना फॉल्स। अगर सिर्फ डिजिट्स यूज़ की गई हैं वहाँ पर तो ट्रू वरना फॉल्स। अगर कोई भी ऐसा वहाँ पर हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं जिसको आइडेंटिफायर बनाया जा सकता है, यानी वो सारे के सारे रूल्स जो हैं उसको फॉलो करता है तो ट्रू। अगर वहाँ पर कोई भी ऐसा रूल है जो वो नहीं फॉलो कर पा रहा तो ऐसे में फॉल्स। अगर सारे के सारे लेटर्स लोअर हैं तो ट्रू वरना फॉल्स। इस न्यूमेरिक के अंदर अगर सारे के सारे नंबर्स हैं तो ट्रू वरना फॉल्स। कई बार ऐसा होता है एक फाइल से दूसरी फाइल में जब भी हम कुछ लेटर्स को कुछ कैरेक्टर्स को लेकर जाते हैं तो वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाते प्रॉपरली, तो ऐसे में हमारे पास प्रिंटेबल जो है वो फॉल्स आ जाता है। इसको जब आप फाइल्स के साथ में डील करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अभी के लिए सिंपल समझ लीजिए कि कई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, इंग्लिश में तो नहीं, लेकिन अगर मान लो उसको किसी दूसरी लैंग्वेज से हम लेकर आए हैं, वो भलाई वो ग्रीक लैंग्वेज हो, भलाई वो जैसे अल्फा बीटा गामा होते हैं, कई हमारे पास ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमें यूज़ करने पड़ते हैं, साई या फाई या कोई भी हमारा वहाँ पर जर्मन लेटर आ गया। तो ऐसे में वहाँ पर कई बार एक फाइल से दूसरे फाइल में ले जाने में जब दिक्कत होती है तो प्रिंटेबल फॉल्स आ जाता है। स्पेस हम जानते हैं स्पेस क्या होता है, अगर स्पेस है तो वो ट्रू, अगर स्पेस नहीं है तो वो फॉल्स। अगर मान लो वहाँ पर टाइटल केसिंग है, यानी पहला जो है वो कैपिटल है बाकी स्मॉल है तो ट्रू वरना फॉल्स। इज अपर अगर सारे के सारे कैपिटल हैं तो यहाँ पर ट्रू वरना फॉल्स। अब इसका आउटपुट लेने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया हुआ है छोटा सा। ये जो प्रोग्राम है ये क्या करता है, जो भी मैंने यहाँ पर 8 अलग अलग स्ट्रिंग दी हैं इसको मैंने एक लिस्ट में ले लिया, और ट्रैवर्सिंग में मैंने क्या किया है कि आई जो है ये लिया हुआ है, और ये आई जो है ये एक एक करके सबको रेफर करेगा। अब अगर मान लो आपको ट्रैवर्सिंग जो है उसके बेसिक्स पता है तो ऐसे में आपको ये जो प्रिंट कमांड है ये समझ में आ जाएंगी कि प्रिंट कमांड में मैंने क्या लिया है। मैंने यहाँ पर सारी की सारी स्ट्रिंग्स को चेक करवाया है, चेक मैंने यहाँ पर करवाया है। ये अगर आप देखेंगे तो ये सारी की सारी चेकिंग है, लेकिन हम किस चीज़ को चेक करवा रहे हैं उसके लिए मुझे लेफ्ट में आपको कुछ ना कुछ तो देना था, अदरवाइज आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने वहाँ पर क्या चीज़ चेक करवाई है। तो ये जो है इस तरह से सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो है एक के बाद एक चेक होंगी और आपके पास आउटपुट जो है आपके सामने आ जाएगा। तो अब प्रोग्राम को रन करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो भी अलग अलग हमारे पास फंक्शंस हैं वो सारे के सारे ट्रू और फॉल्स के अंदर वो अपने आप चेक होते जा रहे हैं और आपके सामने आते जा रहे हैं। तो आप जो है वो चाहें तो आराम से किसी भी मोमेंट में यहाँ पर पॉज करके किसी भी एक चीज़ को चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या वो ट्रू दे रहा है और क्या वो फॉल्स दे रहा है और क्यों दे रहा है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जी अब बात करते हैं हमारे लास्ट ब्लॉक की बिल्ट इन फंक्शंस के, जो कि हमारा जॉइन से शुरू होकर स्प्लिट लाइंस तक चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉइन की।
जॉइन जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है ये किस तरह से काम करता है, इसके अंदर हमारे को हमेशा जो है पहले कनेक्टर देना होता है। एक क्या होता है कनेक्टर और क्या होती है मेन स्ट्रिंग, ये दोनों के दोनों आपको जैसे ही मैं यहाँ पर ज्वाइन करके दिखाऊंगा आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जॉइन की जो पैरेंथेसिस होती है उसके अंदर आती है मेन स्ट्रिंग। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो आपको पहले इसका एक तरह से जो तरीका है, जो वे है आपका लिखने का, सिंटेक्स जिसे हम बोलते हैं, वो आपको समझना होगा। पहले कनेक्टर और फिर मेन स्ट्रिंग। कनेक्टर भी आपका एक स्ट्रिंग होता है, जो मेन स्ट्रिंग है वो तो स्ट्रिंग है ही। अगर मान लो मैं x में ये वाली वैल्यू असाइन कर देता हूँ और कनेक्टर में ऐसा करते हैं, हम एक हाइफन ले लेते हैं, और क्योंकि वो स्ट्रिंग में लेना है हमारे को तो हाइफन को इस तरह से कोटेशन मार्क में लेना होगा। मेन स्ट्रिंग में यहाँ पर s1 ले लेता हूँ। s1 मेरी पहले से डिफाइंड है तो मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब होगा क्या, जो भी मैंने यहाँ कनेक्टर लिया है, ये कनेक्टर जो भी हमारी s1 स्ट्रिंग है उसके हर एक दो कैरेक्टर्स के बीच में जाकर अटैच हो जाएगा, यानी जे और ओ के बीच में, ओ और आई के बीच में, हर एक दो कैरेक्टर्स, इवन की एन और स्पेस के बीच में, और फिर स्पेस और ई के बीच में भी ऐसे ही हमारे पास ये हाइफन आ जाएगा। मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, तो हमारे पास एन और स्पेस के बीच में एक कनेक्टर आ गया, फिर स्पेस और ई के बीच में एक कनेक्टर आ गया। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये कनेक्टर आगे बढ़ता जाएगा। कनेक्टर कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कनेक्टर में हम एक ही कैरेक्टर दे सकते हैं। अगर मान लो हम यहाँ पर ASDF चाहें और मैं सेव करके रन करना चाहूँ तो हर एक जो मेन स्ट्रिंग का कैरेक्टर है उसके बाद ASDF आ जाएगा, फिर हमारे पास ये ASDF आएगा। तो हम यहाँ पर कोई सी भी एक स्ट्रिंग दे सकते हैं कनेक्टर में, और एक हमारे को मेन स्ट्रिंग देनी है जिसके मेन लेटर्स जो हैं वो वहाँ पर यूज़ होंगे, जिसके बीच में कनेक्टर जो है वो रिपीटेडली आएगा। तो ये है हमारा जॉइन। नेक्स्ट हमारा बिल्ट इन फंक्शन है पार्टीशन। पार्टीशन क्या करता है, किसी भी एक स्ट्रिंग को तीन अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। तीनों पार्ट्स एज सब स्ट्रिंग जो हैं वो हमारे को एक ट्रिपल के अंदर मिल जाते हैं। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, पार्टीशन जो हमारा बिल्ट इन मेथड है उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा हमें जो भी इसके अंदर है। अगर मान लो हम जो है वो S1 के अंदर जो चीज़ नहीं है, मान लो Z जैसे नहीं है, ये हम पास कर देते हैं, तो ऐसे में ये तीन वहाँ पर सबस्ट्रिंग तो बनाएगा, लेकिन तीन सबस्ट्रिंग में दो जो है वो एम्प्टी होंगी। फर्स्ट जो सबस्ट्रिंग होगी वो तो हमारी पूरी की पूरी जो भी हमारी S1 है वो होगी, क्योंकि Z है ही नहीं। वो Z को सर्च करना शुरू करेगा, यहाँ से उसको Z मिलेगा नहीं, तो ऐसे में वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो एक सबस्ट्रिंग की तरह हमारे को दे देगा। मैं आपको यहाँ पर आउटपुट दिखाता हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी स्ट्रिंग थी वो उसने एक सबस्ट्रिंग बनाकर दे दी। उसके बाद दूसरी सबस्ट्रिंग के अंदर उसने कोई भी कैरेक्टर नहीं दिया, क्यों, क्योंकि वो था ही नहीं। और थर्ड, हमेशा जो भी हमारा मेन वहाँ पर कैरेक्टर होता है या सबस्ट्रिंग होती है उसके राइट वाली जो सबस्ट्रिंग होती है वो ये सबसे लास्ट में देता है, लेकिन जब Z ही नहीं है तो उसके राइट में तो कुछ होगा नहीं, तो ऐसे में ये भी हमारे पास एम्प्टी आ गई। अब मैं आपको एक यहाँ पर लेटर ऐसा लेकर दिखाता हूँ। मान लो मैं लेता हूँ X, तो X के हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों में यहाँ पर अलग अलग सबस्ट्रिंग्स हैं, तो ऐसे में X से पहले वाली ये एक सबस्ट्रिंग बनेगी, X ये अपने आप में दूसरी सबस्ट्रिंग बनेगा, और X के बाद वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो थर्ड जो हमारे पास सबस्ट्रिंग होगी उसके अंदर आ जाएंगे। तो मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और ये आप देख सकते हैं। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर R पार्टीशन करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं वो ही चीज़ हमारे पास इसमें आई। क्यों, जबकि R पार्टीशन जो है वो यहाँ से सर्च करना शुरू करता है और जो पार्टीशन है वो लेफ़्ट टू राइट सर्च कर रहा है। तो ऐसे में X पे अगर मान लो हम आएँ तो क्योंकि सिर्फ एक ही X है तो कोई फ़र्क हमारे को नज़र नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों के दोनों जो बिल्ट इन मेथड्स हैं वो सेम काम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको ई लेकर दिखाऊं तो आपको ये फ़र्क साफ पता चल जाएगा। जब ये लेफ़्ट से राइट की तरफ अप्रोच करेगा तो ई उसको यहाँ पर मिलेगा, तो ऐसे में जॉइन और स्पेस ये एक सबस्ट्रिंग बनेगी, ई अपने आप में दूसरी सबस्ट्रिंग बनेगा, और तीसरी सबस्ट्रिंग जो है वो एल से लेकर एंड तक इस तरह से बनेगी। मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ। इसको पहले हम आर को हटा देते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जॉइन और स्पेस अलग आ गया, ई अलग आ गया, और उसके बाद अलग हो गया। लेकिन अगर इसी में हम आर पार्टीशन करेंगे तो ये राइट से अप्रोच करेगा। अब अगर राइट से अप्रोच करेगा तो आप देख सकते हैं कि ई जो है वो उसको यहाँ मिल जाएगा। तो ऐसे में ई से पहले वाले जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स हैं वो
उसके बाद ई, और उसके बाद ई के राइट में जो कैरेक्टर्स हैं वो, ये 3 सब स्ट्रिंग बन जाएंगी हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस तरह से ये फर्स्ट सब स्ट्रिंग बन गई, फिर दूसरी जो है वो ई की बनी, और ई के राइट में जो है वो इस तरह से बन गए। तो इस तरह से पार्टीशन और आर पार्टीशन जो है वो काम करते हैं। अगर कोई लेटर नहीं है तो ऐसे में ध्यान रखना पूरी स्ट्रिंग आएगी, 2 एम्प्टी स्ट्रिंग्स मिलेंगी आपको। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक वहाँ पर हम लेटर ही दे सकते हैं या कैरेक्टर दे सकते हैं, हम चाहें तो कोई भी चीज़ जो वहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे मैं यहाँ पर ACA इसे अलग लेना चाहता हूँ, तो मैं इसे सेव करके रन करूँगा। तो आप देख सकते हैं जो अकेडमी है उसका ACA अलग हो गया, उससे पहले वाली जो सब स्ट्रिंग है वो अलग हो गई, और उसके बाद वाली जो हमारे पास यहाँ पर सब स्ट्रिंग है वो अलग हो गई। तो ये हमारे पास पार्टीशन मेथड है। इसके बाद जो स्ट्रिप मेथड है ये मैं बाद में करवाता हूँ, पहले स्प्लिटिंग करवा देता हूँ, क्योंकि जैसे पार्टीशन है बिल्कुल वैसे ही स्प्लिटिंग होती है। अब यहाँ पर जो है अगर मान लो हम स्प्लिट लेते हैं, तो स्प्लिट क्या करेगा, स्प्लिट यहाँ पर जो भी हमने यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है उसी पे वहाँ पर स्ट्रिंग को तोड़ेगा, लेकिन ऐसे में जो भी हम स्पेसिफाई करेंगे वो वहाँ पर एलिमिनेट कर देगा, वो हमारी सब स्ट्रिंग में नहीं होगा। और ये जितने भी इंस्टेंस होंगे इसके, उस पे ऐसा नहीं होगा कि 3 ही हमारे पास सब स्ट्रिंग आएंगी, जहाँ जहाँ पर उसे ACA मिलेगा ये वहाँ पर उसको ब्रेक कर देगा। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पर सेव करके मैं रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अभी उसको ACA सिर्फ एक जगह मिला, तो उसने वहाँ पर सिर्फ 2 वहाँ पर पार्ट्स किए हमारी स्ट्रिंग के। और जैसा मैंने आपको बताया ही है कि जो भी हमारे पास कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग हम वहाँ पर पैरेंथेसिस के बीच में देंगे वो वहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगी। अगर मान लो हम कुछ भी ना दें तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर टैब, न्यू लाइन कैरेक्टर या स्पेस ये उस पर स्प्लिटिंग करता है। तो अब अगर मान लो मैं इसको सेव करके रन करूँगा, तो आप देख सकते हैं जॉइन अलग हो गया, EL अलग हो गया, अकेडमी अलग हो गया, 4 अलग हो गया, और एक्सीलेंस अलग हो गया, साथ में एक्सक्लेमेटरी साइन अलग हो गया। जहाँ जहाँ पर स्पेस था उसने वहाँ पर ब्रेक कर दिया। अगर मान लो यही चीज़ मैं आपको S2 में करके दिखाऊं, तो वहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर जो है वहाँ पर भी स्प्लिटिंग होगी। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो माई अलग हुआ, नेम अलग हुआ, इज़ अलग हुआ, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये मनोज अलग और राणा अलग हो गया। ये मनोज अलग क्यों हुआ, क्योंकि इसके बाद जो है वो हमारे पास न्यू लाइन कैरेक्टर था, तो वो न्यू लाइन कैरेक्टर पे भी वहाँ पर स्प्लिटिंग हो गई। तो इस तरह से हमारी जो स्ट्रिंग S2 थी उसकी स्प्लिटिंग हो गई। अब और यही मैं अगर आपको 3 में दिखाऊं, तो वो टैब दिए हुए हैं जो मैंने बीच में, उन टैब पे भी वहाँ पर स्प्लिटिंग हो जाएगी। मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब टैब, न्यू लाइन कैरेक्टर या स्पेस, उस पर ऑटोमेटिक स्प्लिटिंग होती है। अगर मान लो कोई भी हम लेटर दें जो वहाँ पर प्रेजेंट है, मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ E, और यहाँ पर S1 दे देते हैं हम, तो जहाँ जहाँ पर E है वहाँ पर स्प्लिटिंग होगी। पहली स्प्लिटिंग यहाँ होगी, दूसरी यहाँ होगी, तीसरी यहाँ होगी, चौथी यहाँ पर, पांचवी यहाँ पर, छठी यहाँ पर, और ई जो है वो हमारे को एज अ सबस्ट्रिंग नहीं मिलेगा। तो मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जॉइन, उसके बाद EL के बाद यहाँ पर स्प्लिटिंग हो गई, अकेडमी में यहाँ पर D के बाद जो E आता है वहाँ स्प्लिटिंग हो गई, और आप देख ही सकते हैं जहाँ जहाँ पर E था वहाँ पर जो है वो हमारी स्प्लिटिंग हो चुकी है। तो इस तरह से ये काम करता है स्प्लिट। अगर हम R स्प्लिट की बात करें, तो R स्प्लिट और स्प्लिट इसको अगर मान लो हमने समझना है, तो वो समझना पड़ता है हमारे को जब हम वहाँ पर, अगर मान लो हमने करवानी है स्प्लिटिंग कि 2 हम वहाँ पर शुरुआत में अलग चाहते हैं। अब जैसे E में है और E में हम चाहते हैं कि 2 अलग हो जाएं, हमारे पास 2 अलग हो जाएं का क्या मतलब है, हमारे पास ये जॉइन और L अकेडमी आए, उसके बाद में जो है वो बाकियों में स्प्लिटिंग हम नहीं चाहते। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जॉइन आया, ये L अकेडमी आया, उसके बाद हमारे पास स्प्लिटिंग नहीं आई। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास स्प्लिट फंक्शन और R स्प्लिट अलग हो जाएंगे। अब अगर मैं R स्प्लिट करूँगा तो यहाँ पर राइट से ये चीज़ शुरू होगी, राइट में वो पहला E और दूसरा E ये देखेगा, उसके बाद बाकी में वो स्प्लिटिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर सेव करके रन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जॉइन EL अकेडमी फॉर एक्सीलेंस में यहाँ तक हमारे पास एक सब स्ट्रिंग बनी है। उसके बाद जो हमारे पास ये वाला E आया, उसके बाद NC आया, ये आप देख सकते हैं, उसके बाद ये वाला E आया, और यहाँ पर एक स्पेस और एक्सक्लेमेटरी साइन आया। तो यहाँ पर आप R स्प्लिट के अंदर फ़र्क जो है वो देख सकते हैं, लेकिन अगर मान लो मैं R स्प्लिट में सिर्फ E लेता हूँ तो आप यहाँ पर फ़र्क नहीं देख पाएंगे। आप देखेंगे कि आपके पास जो आउटपुट है वो आउटपुट वही आया है जो आउटपुट आपके पास सिंपल स्प्लिट में आया था।
तो आर स्प्लिट या स्प्लिट के अंदर तब हमारे को फ़र्क दिखता है जब हम यहाँ पर दूसरा आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, यानी हम वहाँ पर बताते हैं कि हमारे को वहाँ पर कितने स्प्लिट चाहिए, हमें एक चाहिए, दो चाहिए, या कितने पार्ट्स हम वहाँ पर अलग करना चाहते हैं मेन स्ट्रिंग से। तो इस तरह से ये स्प्लिटिंग काम करती है। स्प्लिट लाइंस जो है वो आप देख ही सकते हैं, उसके नाम से ही क्लियर है कि स्प्लिट लाइन क्या करने वाला है। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक मल्टी स्ट्रिंग लेता हूँ, जैसे मैंने 2 ली, और इसमें मैं यहाँ पर स्प्लिट लाइंस जो है वो करवाता हूँ, और मुझे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि न्यू लाइन कैरेक्टर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर होता है। तो अगर मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या क्या आ गया। सबसे पहले मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आई, क्यों? क्योंकि पहला न्यू लाइन कैरेक्टर जो है उससे पहले कुछ भी नहीं था। उसके बाद माई नेम इज़, ये हमारे पास एक लाइन में था, और फिर जो नेक्स्ट लाइन है उसके अंदर हमारे पास मनोज राणा जो था वो है। तो इस तरह से हमारे पास एक लिस्ट आई जिसके अंदर 3 अलग अलग जो हैं वो आउटपुट आप देख सकते हैं। तो अब पार्टीशन और स्प्लिट जो है वो वाले मेथड समझने के बाद अब हम समझते हैं कि स्ट्रिपिंग किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पर जो स्ट्रिप है, ये तीनों बिल्ट इन मेथड जो स्ट्रिप वाले हैं ये मेन काम करते हैं हमारे स्पेसिस को हटाने में। कैसे? अगर मान लो हम यहाँ पर S3 लें, जो कि मैंने स्पेशली यहाँ पर इसीलिए लिखी है कि मैं आपको स्ट्रिप जो है वो समझा सकूँ। तो स्ट्रिप फंक्शन जो है उसमें हमारे पास ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस हम देते हैं, और ऐसे में लेफ्ट में हमारे पास जितने भी स्पेसिस हैं वो स्पेसिस यहाँ पर ये स्ट्रिप फंक्शन जो है ये हटाएगा, साथ में राइट वाले स्पेसिस भी हटा देगा। अगर मैं एल स्ट्रिप दूंगा तो ये सिर्फ लेफ्ट वाले हटाता है, आर स्ट्रिप दूंगा तो वो ये सिर्फ राइट वाले हटाएगा। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम जो है दोनों साइड के जो स्पेसिस हैं वो हटाते हैं। सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि EL से पहले अब यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है, और अकेडमी के बाद भी यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है। जो कर्सर है, कर्सर को लेफ्ट में या राइट में ले जाकर आपको ये चीज़ समझ में आ सकती है ईजीली। और अब अगर मान लो मैं यहाँ पर एल स्ट्रिप लेता हूँ तो आउटपुट जो है वो आपको सेम दिखेगा लेकिन होगा नहीं। यहाँ पर सेव करते हैं, रन करते हैं। अब मैंने आपको कहा था आउटपुट आपको सेम दिखेगा, क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये हट चुका है। मैं जैसे ही यहाँ से लेफ्ट करता हूँ वो ऊपर वाली लाइन में चला जाता है, और ऐसा ही यहाँ पर भी। अब यहाँ पर जब मेरे पास कर्सर जो है, आप कर्सर की लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर है। ये जो हमारे पास ब्लिंकिंग कर्सर है, अगर मैं यहाँ पर राइट कर्सर जो है, जो कर्सर की है मेरे कीबोर्ड में, वो मैं प्रेस कर रहा हूँ ये, तो आप देखेंगे ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो इसका मतलब इसके पास कोई भी स्पेस नहीं है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर हूँ, यानी अकेडमी के बाद, अब मैं यहाँ पर राइट की दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि जो मेरा कर्सर है वो आगे आ गया, और फिर मैंने दबाया, फिर आगे आ गया, ये फिर आ गया। तो 3 स्पेसिस जो हैं, 3 स्पेसिस में इस तरह से आगे ट्रैवल कर रहा हूँ, उसके बाद जाकर यहाँ पर आया हूँ मैं। तो ये जो मेरा कर्सर है ये यहाँ पर 3 स्पेसिस 1 2 3 यह आपको दिखा सकता है कि किस तरह से 3 स्पेसिस हमारे पास हैं। यहाँ पर भी मैं इसी तरीके से आपको ये जो है ये दिखा सकता हूँ कि मेरे पास 3 स्पेसिस हैं। तो ये फ़र्क होता है एल स्ट्रिप में और स्ट्रिप में। अगर मैं यहाँ पर आर स्ट्रिप करता हूँ तो यहाँ पर लेफ़्ट वाले जो हमारे स्पेसिस हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे, और ये आप देख पाएंगे आराम से, क्योंकि लेफ़्ट वाले स्पेसिस तो साफ ही दिखते हैं। तो ये लेफ़्ट वाले स्पेसिस हैं। उसके बाद जो है हमारे पास वाई के अंदर कोई भी, मतलब वाई के बाद हमारे पास कोई भी अब स्पेस नहीं होगा। मैं अगर राइट कर्सर की प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ। तो ये है हमारे पास स्ट्रिप फंक्शन, किस तरह से काम करते हैं, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और मेन हमारा स्ट्रिप फंक्शन। और इसी के साथ हमने सारे के सारे जितने बिल्ट इन फंक्शन थे वो सारे के सारे करें, कोई भी नहीं छोड़ा। हाँ, एक मैं आपको अलग से बता देता हूँ, इसमें एक लेन फंक्शन होता है जो सिंपल वहाँ पर कैरेक्टर्स काउंट करता है। अगर मान लो यहाँ पर जो है मैं लेन फंक्शन यूज़ करूँ तो ये लेन फंक्शन जो है ये एक स्ट्रिंग को एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पर S1 दिया इसको, तो ये S1 के अंदर सारे कैरेक्टर्स काउंट करेगा। अब वहाँ पर 32 कैरेक्टर्स हैं और वो हमारे को बता देगा 32 है। अगर मान लो मैं इसी तरीके से S3 जो है वो लेता हूँ और मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, यहाँ पर ये जो 18 आया है ये 18 कैरेक्टर्स बता रहे हैं वहाँ पर। तो इसी के साथ हमारा बिल्ट इन फंक्शन जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने आपको सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शन जितने भी होते हैं स्ट्रिंग के अंदर वो सारे के सारे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है फिर भी कहीं कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इन केस आपको मेरा मेथड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।